नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन, उनके कार्यों, उनकी पुस्तकों और उनके प्रसिद्ध वाक्यों पर और जानेंगे कि आखिर इस महामानव का क्या योगदान है हमारे देश को आगे ले जाने का। तो साथियों, सामाजिक न्याय के अग्रदूत, हम सबको जीवन की राह दिखाने वाले और भारत के में एक संपूर्ण क्रांति को लाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले कौन थे, क्या इनका योगदान है, कौन से इनके वो वाक्य हैं जो आज भी भारत के इतिहास में अजर अमर हैं और जब तक ये मानवता रहेगी तब तक वो अजर अमर रहेंगे। तो हम बात करते हैं कि कौन थे आखिर ज्योतिबा फुले, या एक वाक्य में यदि उनकी परिभाषा दी जाए तो आखिर हम उनके बारे में क्या कहेंगे। जब समाज अंधविश्वास, जातिवाद और लैंगिक असमानता के अंधकार में डूबा था, तब एक व्यक्ति ने ज्ञान की मशाल जलाकर सामाजिक सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। ये थे ज्योतिबा फुले। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और आज एक महामानव की कहानी आप इतने सरल शब्दों में सुनेंगे कि आपको लगेगा ये सब आपकी आंखों के सामने घटित हो रहा है और देश में एक प्रकाश पुंज का उदय हो रहा है। तो साथियों नमस्कार। अब हम उस व्यक्तित्व की पूर्णता बात करेंगे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ एक आवाज़ उठाई, समानता का संदेश फैलाया और सिर्फ ये नहीं किया कि केवल समस्या को देखा हो, उन्होंने उस समाधान को भी सुझाया जिस पर चलकर उन समस्याओं को समाप्त किया जा सकता था। वो एक समाज सुधारक के साथ साथ शिक्षक भी थे, लेखक भी थे और एक क्रांतिकारी विचारक भी थे। अगर एक वाक्य में कहा जाए तो एक संपूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनका प्रेरणादायी जीवन आज भी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है और भारत का इतिहास हमेशा ऋणी रहेगा उस व्यक्ति का जो केवल अकेला होकर के आज हमें इस लायक बना के गए हैं कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, हमारे पास शिक्षा है, व्यवस्था है, नैतिकता है। ये सब उस महामानव की देन है। तो पहले बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन की। तो 11 अप्रैल 1827 पुणे महाराष्ट्र में आपका जन्म हुआ था और इनके पिता गोविंदराव और माता चिमड़ाबाई थे। इनका परिवार माली जाति का था, जो उस समय निम्न जाति मानी जाती थी। अब यहाँ पर एक वाक्य आया है जो उस समय आज भी माली समुदाय को, माली जाति को ओबीसी में गिना जाता है और इस ओबीसी को भारत में तथाकथित लोग अपने से नीचा समझते हैं या इनको वो सम्मान प्राप्त नहीं है जो होना चाहिए। उसी जाति में जन्म लिया था इस महामानव ने। इनकी माता जो थी, इनका निधन हो चुका था। जब ये छोटे ही थे तब इनकी माता का निधन हो गया और 1 वर्ष की अवस्था में जो बालक अपनी माँ को खो देता है तो उस पर क्या बीतती है, उसका जीवन कैसे चलता है, ये तो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके सामने ये घटना घटित हुई हो। हम समाज में रोज़ देखते हैं कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं उनको पालन पोषण में कितनी कठिनाई होती है। तो जब 1 वर्ष के थे तभी माँ का निधन होने पर इनका पालन पोषण इनके पिताजी ने किया। अगर हम शिक्षा की बात करें तो क्योंकि 1827 की बात है जब इनका जन्म हुआ था, जब ये 10-12 साल के रहे होंगे, उस समय किसका शासन था, कौन सी हुकूमत थी, ये सब आप लोग जानते ही हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समाज में बाधाएं थीं, इसके बावजूद इन्होंने अपनी मातृभाषा अर्थात मराठी भाषा में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। ये बहुत ही बुद्धिमान थे और समाज में व्याप्त अन्याय के प्रति संवेदनशील थे। अर्थात उस समय जो सामाजिक अवधारणा थी, जो संरचना थी, जो सामाजिक व्यवहार हो रहा था, इनके प्रति ये बचपन से ही संवेदनशील थे। अर्थात इनके मन में सवाल उठते थे कि कोई व्यक्ति ऊंचा क्यों, कोई व्यक्ति नीचा क्यों, आखिर ये जाति व्यवस्था क्यों बनाई गई और इसको ख़त्म भी कैसे किया जा सकता है। तो उस दौर में जब ये पैदा हुए थे
तो निम्न जात के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने की कोई अनुमति नहीं थी, लेकिन ज्योतिबा ने इस परंपरा को तोड़ा, खुद शिक्षित हुए और दूसरों को भी शिक्षित करने का संकल्प लिया। कई बार एक सवाल आता है, कई बार लोग सवाल पूछते हैं और मन में भी जिज्ञासा उठती है कि जब वो शिक्षा प्राप्त करने की इजाज़त नहीं थी कुछ खास जातियों को, फिर ये आखिर कैसे पढ़ लिख गए। तो जैसा कि मुझे जानकारी है, जैसा कि मैंने कई स्रोतों में पढ़ा है कि इनकी शिक्षा का प्रबंध इसलिए हो सका था क्योंकि इनके पिताजी ब्रिटिश सरकार में एक मामूली नौकर थे। तो शुरुआत वहीं से होती है कि जब इनको अपनी मातृभाषा में थोड़ा बहुत पढ़ने को मिला, उसी पढ़ाई के बल पर इन्होंने स्वयं भी शिक्षा ग्रहण की और अन्य लोगों को भी पढ़ाने का संकल्प लिया। ये चाहते थे कि समाज से असमानता और ये अंधकार की जो बेड़ियां हैं वो टूटनी चाहिए। अब इन्होंने शिक्षा तो इनकी मामूली सी हुई थी, लेकिन इनके जो सामाजिक सुधार के कार्य हैं, आखिर इन्होंने इस समाज को क्या दिया। वरना सैकड़ों लोग आते हैं, चले जाते हैं, पढ़ते हैं, ऊंची ऊंची डिग्रियां लेते हैं, तमाम प्रकार के उनके पास उपाधियां होती हैं, लेकिन वो समाज को क्या देते हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। आखिर बहुत ही कम पढ़े लिखे ज्योतिबा फुले ने समाज को क्या दिया, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने अपने घर से, हम लोग हवा हवाई बातें बहुत करते हैं, लेकिन धरातल पर उतारते ही हम कतरा जाते हैं। हम नहीं उतार पाते हैं अपने विचारों को धरातल पर, हम अपनी योजनाओं को कारगर नहीं कर पाते हैं। दुनिया को बदलने की बात करते हैं, लेकिन जब स्वयं को बदलने की बात आती है तो मुकर जाते हैं। इस प्रकार से हम सिर्फ शब्दवीर बनकर ही रह जाते हैं। लेकिन ज्योतिबा फुले के साथ ऐसा नहीं हुआ। इस महामानव ने अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले से किया। अर्थात क्योंकि उस समय बाल विवाह हो जाता था, इनका भी विवाह बहुत कम उम्र में हुआ था और कम उम्र की ही इनकी पत्नी थी। इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी शिक्षा का प्रयोग, अपनी इस अद्भुत क्षमता का प्रयोग अपनी पत्नी पे किया और इन्होंने अपनी पत्नी को घर पर पढ़ाया लिखाया और वही इनकी पहली शिष्या थी और वही जो है और महिलाओं को भी शिक्षा देने में कामयाब रही। क्योंकि विचार कीजिए, यदि सावित्रीबाई फुले पढ़ी लिखी न होती तो वो अन्य महिलाओं को नहीं शिक्षित कर सकती थी। अब इसी क्रम में जब आगे बढ़ती है बात, तो पहला बालिका विद्यालय 1 जनवरी 1848 को पुणे में सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर के लड़कियों का स्कूल खोला। ये भारत की लड़कियों के लिए पहला स्कूल था। साथियों, बड़ी बातें करना आसान होता है, दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान होता है और हमेशा हम यही करते हैं कि दूसरों पर ताना कसते हैं कि तुमने समाज के लिए क्या किया। लेकिन ऐसी मिसाल पहली बार हमें देखने को मिली है कि एक व्यक्ति खुद पढ़ता है, फिर अपनी पत्नी को पढ़ाता है और ये बात पढ़ने पढ़ाने तक ही सीमित नहीं रह जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन था जब 1 जनवरी 1848 को पुणे में सावित्रीबाई फुले के द्वारा लड़कियों का पहला स्कूल खोला गया। अर्थात नारी सशक्तिकरण की बात उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन सावित्रीबाई फुले के द्वारा पहला स्कूल खोल दिया गया था। आज नारे लगाने वाले लोग बहुत हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या नारी सशक्तिकरण, लेकिन ये सब नारे हवा हवाई हैं। वास्तव में ये श्रेय किसी को जाता है तो माता सावित्रीबाई फुले को जाता है और पिता ज्योतिबा फुले को जाता है। जब पहला स्कूल खुल गया, इसके बाद में इन्होंने ही कहा था कि जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो केवल एक होता है, लेकिन एक नारी शिक्षित होती है, एक महिला शिक्षित होती है, एक बालिका शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। यह विचार रख करके ज्योतिबा फुले ने अपने देश में अपने समाज के लिए शिक्षा की आधारशिला रख दी और शुरू हो गई वहीं से महिलाओं की स्कूली शिक्षा। ये तो इनका शिक्षा के प्रति जो योगदान था ये था महत्वपूर्ण, जो कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। आज हम कितनी हाई एजुकेशन ले लें, लेकिन जो हमारे मील का पत्थर था
वो सावित्री बाई फुले द्वारा खोला गया वो पहला स्कूल था। और आज भी वो स्कूल जिंदा है। आज भी जो लोग देखना चाहें महाराष्ट्र में जाकर के उसको पुणे में देख सकते हैं। अब है जातिवाद के खिलाफ इन्होंने क्या किया। तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले चाहते थे कि समाज के लोग सत्य को समझें, सत्य को जानें, फिर सत्य को मानें। जो हम गलत तथ्यों में जकड़े हुए हैं, जो हमारी बेड़ियां बनी हुई हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं कि हम सत्य से परिचित नहीं हैं। तो सितंबर 1873 को आपने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और वो समाज की स्थापना इतनी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई कि जिसका उद्देश्य था कि शूद्र और अति शूद्रों को उच्च जातियों के शोषण से मुक्त कराया जाए। ज्योतिबा फुले साहब जानते थे कि जो उस समय की व्यवस्था के अनुसार शूद्र और अतिशूद्र, उच्च और निम्न जातियों में बटा हुआ समाज आखिर ये अपने अधिकारों को कैसे जान पाएगा। तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और उस सत्य शोधक समाज का उद्देश्य था कि आप सिर्फ उन्हीं बातों को मानें जो सत्यता की कटौती पर सत्य लगती हों, जिनका समाज में कुछ भला हो रहा हो और जिनका पक्ष मानवीय पक्ष हो। तो इस प्रकार से शूद्रों अतिशूद्रों को इन्होंने मुख्य धारा में लाने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की और जातिवाद को खत्म करने का एक पहला प्रयास किया। फिर इन्होंने उसी सत्य शोधक समाज के द्वारा वेदों की आलोचना की और क्योंकि ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे और वेदों को बेकार की कल्पनाएं और बड़ी बेतुकी किंवदंतियां मानते थे, क्योंकि वेदों में जो लिखा है उसको कहीं प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। वेदों में जो वर्णन है वो कोरी कल्पनाएं हैं, ऐसा ज्योतिबा फुले कहते थे। और इन्होंने इसके खिलाफ अपने समाज एक अभियान के द्वारा लोगों के सामने सिद्ध कर दिया कि ये सब काल्पनिक कथाएं हैं, आप इनके चक्कर में मत पड़ो, आप सत्य शोधक समाज से जुड़ो और आगे बढ़ो। अब इनका दूसरा काम ये हो गया था जातिवाद खत्म करना। इनका तीसरा काम था विधवा पुनर्विवाह, अर्थात उन स्त्रियों को, क्योंकि बाल विवाह का प्रचलन था और मृत्यु दर भारत की बहुत अधिक थी। उस समय चिकित्सा व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इसलिए बहुत ही लोग अल्प आयु में मर जाते थे। तो जो लड़कियां जो बहुत कम उम्र की होती थीं, 10 साल की, 12 साल की, 14 साल की, वो बेचारी जब उनका पति खत्म हो जाता था तब वो विधवा कहलाती थी। और विधवाओं की स्थिति समाज में इतनी दयनीय थी कि पशुओं से भी बढ़कर आखिर उन्हें पशु जानवरों के समान भी नहीं गिना जाता था। उसको देख करके, उससे भयभीत होकर के, उस स्थिति से, उस चिंताजनक स्थिति से उबारने के लिए इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और इसका ये असर हुआ कि उनके कहने पर कुछ लोग इस पर जो है राजी भी हुए। और जैसे ही विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने आंदोलन चलाया, साथ में ही दूसरा आंदोलन चलाया कि बाल विवाह न हो, अर्थात भारत में बाल विवाह पर पूरी रोक लगनी चाहिए। अब जब ये इनके दो महत्वपूर्ण कार्य हुए, कारवां नहीं रुकता है। इन्होंने शिशु निषेध गृह की स्थापना, अर्थात इन्होंने 28 जनवरी 1853 को इन्हीं दोनों लोगों ने शिशु निषेध गृह की शुरुआत की, जहां गर्भवती विधवाओं को संरक्षण दिया गया। समाज की स्थिति इतनी खराब थी कि एक तरफ ये पुरुष प्रधान व्यक्ति लोग विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं देते थे, दूसरी तरफ जो विधवाएं हो जाती थीं उनका शारीरिक शोषण होता था, उनके पेट में जो बच्चे पलते थे उनको मार दिया जाता था, उन विधवाओं को भी मार दिया जाता था। उस भयंकर परिस्थिति में ज्योतिबा फुले सामने आए। इन्होंने एक ऐसे गृह की स्थापना की कि जहाँ पर उनको संरक्षण दिया गया, अर्थात इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने भी अपना कदम उठाया। अब हम तीसरी बात करते हैं, संघर्ष और विरोध। आखिर समाज का विरोध इन्हें कैसे झेलना पड़ा। ज्योतिबा फुले के सुधार कार्यों के कारण समाज के ठेकेदारों ने इनका विरोध किया और इन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। 1856 में ब्राह्मणों ने इन्हें मारने का प्रयास किया, क्योंकि वो अछूतों को शिक्षा देने का काम करते थे। वो समाज से छुआछूत, भेदभाव
ऊंच नीच को समाप्त करना चाहते थे। समाज के कुछ ठेकेदार इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो चाहते थे कि ये बात बनी रहे, अर्थात हमारी तानाशाही चलती रहे। इसलिए इनको मार डालने का भी प्रयास किया और सिर्फ भारतीय समाज ने ही नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार से भी इनका टकराव हुआ। इन्होंने कहा था ब्रिटिश सरकार से कि जो यहाँ के ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे हैं उसका इन्होंने विरोध किया और कह रहे थे कि ये जो आप विशेष अनुकंपा बनाए हुए हो, ये अनुकंपा की राशि, ये आपकी कृपा, ये आपका जो है महिमा मंडन हो रहा है, उससे यदि आप अछूतों की शिक्षा का प्रबंध करें तो देश की स्थिति ज़्यादा सही हो जाएगी, समाज को ज़्यादा राह मिलेगी। इस प्रकार से भारतीय समाज भी इनका दुश्मन बना हुआ था और ब्रिटिश सरकार भी इनकी दुश्मन थी, क्योंकि ये उच्चतम स्तर पर इस समाज को देखना चाहते थे। कोई भी इनके पक्ष में नहीं था। भारतीय समाज विरोध में इसलिए था कि वहाँ के कुछ लोग चाहते थे कि ये जाति व्यवस्था, ये ऊंच नीच, ये भेदभाव हमेशा बना रहे, ताकि हम किसी दूसरे को निम्न कह सकें और कोई हमसे ऊंचा नीचा बना रहे, हम ऊंचे बने रहे। अब सोचिए कि उस समय ये छुआछूत कितने चरम पे थी, लेकिन ये समानता की मशाल जो ज्योतिबा फुले ने जलाई थी वो कितनी बड़ी क्रांति थी, कितना बड़ा काम था। और उस समय में जब इनके पास न शासन थी, न सत्ता थी, न लोग थे, सिर्फ 2 लोग थे, ये और इनकी पत्नी। बाद में 2-4 लोग और जुड़ गए, जिसमें फातिमा वी का नाम अग्रिम रूप से लिया जाता है, अग्रणी पंक्ति में है। इस तरह से इन्होंने अपना काम शुरू किया। तो इतने सारे काम करने के बाद में आपने पुस्तकें भी लिखी। अब हम जानते हैं इनकी कौन कौन सी पुस्तकें थीं, उन पुस्तकों का क्या नाम था और किसमें क्या वर्णन है। तो 1873 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, गुलामगिरी। अब गुलामगिरी पुस्तक जो है ये ब्राह्मणवाद और जातिवाद की व्यवस्था की ऐसी पोल खोलती है कि आज भी इसमें आप अगर पढ़ेंगे तो आप समझ सकेंगे कि भारत की जनता को किस प्रकार से गुमराह किया गया, किस प्रकार से अब भोली भाली जनता इनके चुंगलों में फंसी है। अर्थात ब्राह्मणों ने इस पुस्तक का बहुत विरोध किया, लेकिन ज्योतिबा फुले ने शूद्रों और अतिशूद्रों के इस शोषण का जो जरिया था वो इस पुस्तक में बताया है और उस शोषण का वर्णन किया है, ताकि आने वाली पीढ़ी इस बात को अच्छी ढंग से समझ सके। फिर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1855 में, तृतीय रत्न। इस पुस्तक को इन्होंने नाटक के रूप में लिखा। ये समाज में व्याप्त अंधविश्वास और असमानता के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए लिखी गई थी। ये नाटक समाज को एक सुधार की दिशा देता है। विधा इसकी जरूर नाटक है, लेकिन इसमें जो घटनाएं हैं, जो वर्णन किया गया है, वो समाज में घटित होने वाली सच्ची घटनाएं हैं। फिर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, किसान का कोढ़ा। ये पुस्तक इन्होंने इसलिए लिखी थी ताकि समाज समझ सके कि आखिर हमारे ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। इस प्रकार से इनके विचार और इनकी पुस्तकें जो थीं वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण थीं। और एक गुलामगिरी की ही अगर बात की जाए तो उसमें क्या था, ये 73 में प्रकाशित हुई और इसमें इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से जाति व्यवस्था है और किस प्रकार से अंधविश्वासों में लोगों को जकड़ा गया है। बिना सिर पैर की बातों में आदमी कितना फंसा है, ये गुलामगिरी बताती थी। और किसान का कोड़ा जो था, इस रचना में इन्होंने किसानों की दुर्दशा की बात की थी। जमींदारों द्वारा, जो जमींदार लोग होते थे उनके द्वारा जो शोषण किया जाता था उसकी बात की थी और कृषि सुधार की बात की थी, किस प्रकार से कृषि में सुधार हो सकता था। तृतीय रत्न था, ये अंधविश्वास और उस पर आधारित था। अब इन्होंने एक और किताब लिखी थी, सार्वजनिक सत्य धर्म, अर्थात कि क्या कोई ऐसा धर्म हो सकता है जो सबके हित का हो। इस पुस्तक में फुले ने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ तर्क संगत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिससे सभी धर्मों के बीच
समानता और भाईचारे की बात कही गई। इस प्रकार से इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं जो कि आज भी उपलब्ध हैं। जो भी पढ़ना चाहें, जो समझना चाहें उस समय के शासन व्यवस्था को, उस समय की परंपराओं को, उस समय के अंधविश्वास अंधकार को, तो ये पुस्तकें आज भी पढ़ सकता है। अब हम बात करें कि उन्होंने जो प्रसिद्ध बातें थी वो कौन सी थी। तो इनकी सबसे प्रसिद्ध बात यही थी कि यदि आप अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं तो पहले अपनी पत्नी को शिक्षित करें। हो सकता है ये बात बहुत लोगों को बहुत देर में समझ में आई हो, लेकिन ये बात सही थी कि यदि आपकी पत्नी शिक्षित होगी तो आपके बच्चे शिक्षित होने में बहुत दिन नहीं लगाएंगे, अर्थात उनको शिक्षित करने में आपको सरलता महसूस होगी, क्योंकि पहली पाठशाला माँ की गोद होती है। तो उसी पहली पाठशाला को मजबूत करने की बात ज्योतिबा फुले करते थे, सावित्रीबाई फुले करती थी। दूसरा इनका प्रसिद्ध वाक्य है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। इस हथियार से आप दुनिया को बदल सकते हैं या दुनिया को बदलने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। और फिर इनकी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जातिवाद और अंधविश्वास समाज के लिए सबसे बड़ी बाधाएं हैं और इसको दूर करने का हथियार शिक्षा है। इस प्रकार से हमने देखा कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन और उनके विचार, उनके कार्य सामाजिक समता, शिक्षा और न्याय ये सब लाने के लिए थे। उनकी पुस्तकें, उनके उद्धरण आज भी हम लोगों को एक प्रेरणा देते हैं और समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक मादा देते हैं। हम सब उनके सिद्धांतों को अपना करके समाज में आज उस न्यायपूर्ण व्यवस्था कर सकते हैं जिसका सपना महात्मा ज्योतिबा फुले ने देखा था। तो साथियों, जब बात तो हम कर रहे थे 2000 वर्ष पहले की, क्योंकि 1800 के लगभग की ये बात थी, लेकिन आज हम देखें तो समाज की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा नहीं बदली हैं। आज भी हमारे गांव में, हमारे समाज में ऊंच नीच की भावना आपको मिल जाएगी। अशिक्षा आज भी उसी प्रकार से फैली हुई है। पाखंड आज भी उतनी जोरों पर है। अंधविश्वास आज भी हमें शिकार बनाता है। आइए क्यों ना हम अपने स्तर से एक प्रयास करें, अशिक्षा के अंधकार को मिटाएं, पाखंड को ख़त्म करें, अंधकार को मिटाएं और एक समतामूलक समाज की स्थापना करें। आज बस इतना ही। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी मदद करें इस रूप में, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि लोग भी जान सकें कि आखिर इस महामानव की क्या विशेषताएं थीं, क्यों आज उनकी हमें ज़रूरत है। क्यों ना हम हर घर से एक महामानव पैदा करें। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसे लोग हमारे समाज में आएँ और इस समाज से अशिक्षा, अंधकार को मिटाएं। कैसी लगी आपको ये कहानी, आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए विचार के साथ। कल के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।